हेलो एवरीवन और आप सबका स्वागत है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो दिस लेक्चर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में थे उसमें हमने क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो प्रोसेसेस होते हैं, बाकी के जो लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, दीज आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर ये प्रोसेसेस ना हो तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, तो सबसे पहले तो ये एनर्जी रिक्वायरिंग है। ठीक है, और अगर रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा तो ठीक है, द ऑर्गेनिज्म जो है उसकी सर्वाइवल, ठीक है, उस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। मीन्स द ऑर्गेनिज्म कैन स्टिल सर्वाइव इफ इट इज नॉट अंडरगोइंग रिप्रोडक्शन। क्लियर? ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? क्लियर? तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज का नंबर या किसी भी पॉपुलेशन जो है उसका साइज कैसे बढ़ता है? बाय रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो दैट इज व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू मेंटेन द स्पीशीज एंड टू इंक्रीज देयर नंबर। क्लियर? तो कभी भी हम किसी भी, आपने देखा होगा, ऑर्गेनिज्म को कैसे नोटिस करते हैं? क्लियर? अगर उनका नंबर ज्यादा होता है तो हम उनको नोटिस करते हैं। अगर उनका नंबर बहुत ही कम होगा तो ऑब्वियसली आप उस ऑर्गेनिज्म को नोटिस नहीं करेंगे। क्लियर? तो टू इंक्रीज द नंबर रिप्रोडक्शन, so for increasing the number, reproduction is very important. क्लियर? उसके बाद रिप्रोडक्शन जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। क्लियर? तो अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो उनमें होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं? तो सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म ही इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है। तो इसको कहते हैं यूनिपेरेंटल। यूनि का मतलब वन और पेरेंट का मतलब सिर्फ ओनली वन ऑर्गेनिज्म। तो यूनिपेरेंटल कंडीशन एग्जिस्ट इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? जो भी प्रोजेनी बनती है, जो भी ऑफरिंग्स बनते हैं या जो भी डॉटर सेल्स बनते हैं, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ठीक है, तो इनको हम क्लोन्स भी कह सकते हैं। सो क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इन्हें क्लोन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देमसेल्फ ऑल्सो। जैसे कि एक सेल से अगर दो सेल बने तो वो दोनों सेल, ठीक है, they will be identical to each other and they will be identical to the parent also. अब ये आइडेंटिकल क्यों होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल? क्योंकि यहाँ पे देर इज नो वेरिएशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कोई भी वेरिएशन नहीं होती। क्लियर? अब ये वेरिएशन क्यों नहीं होती एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं, क्लियर, और वो गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, फिर जो जाइगोट बनता है उसमें जो 50% क्रोमोसोम से 50% जेनेटिक मटेरियल फादर से आता है, 50% जेनेटिक मटेरियल आता है मदर से। तो यहाँ पे आपने देखा जाइगोट में एक न्यू कॉम्बिनेशन बनी। सो दिस इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? फिर क्या होता है? और इसमें जो गैमीट्स फॉर्मेशन होती है दैट इन्वॉल्व मियोसिस, और मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर होता है, दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वेरिएशन। क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो वेरिएशन, दैट्स व्हाई द प्रोजेनी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड
इट इज सिमिलर, ओके, जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। क्लियर। फिर हमने इस बारे में चर्चा की थी कि जो भी सेल्स बनते हैं, ठीक है, जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं, जो भी प्रोजेनी बनती है, क्या वो बिल्कुल सिमिलर होती है पेरेंट के, बिल्कुल आइडेंटिकल होती है पेरेंट के? क्लियर। तो देयर कैन बी सम डिफरेंसेस। क्लियर। ऑल्दो asexual reproduction doesn't lead to any variation, but there can be some differences in the daughter cells. क्लियर। अब ये जो वेरिएशन है, ठीक है, ये जो बहुत ही कम अमाउंट में जो वेरिएशन है, ये कहां से आती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्लियर। तो क्या होता है? देयर आर एरर्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। क्लियर। तो हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन क्या होता है, मतलब डीएनए कॉपिंग, या इसको आप डीएनए सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। तो जब भी एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड करता है, तो वहां पे क्या होता है? डीएनए की कॉपिंग होती है, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनल्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, ये जो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं या जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी डिवाइड करते हैं। क्लियर। और दोनों सेल्स में देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस सेलुलर ऑर्गेनल्स एज वेल एज द डीएनए। क्लियर। अब डीएनए कॉपिंग के दौरान क्या होता है? कुछ एरर्स आ जाती हैं। तो एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। ये जो एंजाइम होता है, ये न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है टू दी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डीएनए पहले डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो अनवाइंड करता है और वो सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है। फिर ये तो दो सिंगल स्ट्रैंड्स बन गए, उसके अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड जब ऐड हो रहे होते हैं, तब समटाइम्स अ रॉन्ग बेस इज इनकॉर्पोरेटेड। क्लियर। सो कभी कभार एक रॉन्ग बेस इनकॉर्पोरेट हो जाता है। सो दिस इज नोन एज एरर्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। सो दिस इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो इसकी वजह से क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म हो सकती है। क्लियर। तो यहां पे सिर्फ एक बेस पेयर में चेंजेस आ रहा है। क्लियर। एंड दैट इज ड्यू टू द एरर्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। ठीक है। तो ये एक सोर्स हो गया वेरिएशन का। इसके अलावा वेरिएशन कैन ऑल्सो अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन, ठीक है, कैन बी कॉज्ड बाय फिजिकल और केमिकल म्यूटाजेन। तो म्यूटाजेन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल म्यूटाजेन और केमिकल म्यूटाजेन। अब फिजिकल म्यूटाजेन में क्या आते हैं? जैसे यूवी रेडिएशन हो गई, ठीक है, एक्स रेज, दीज कैन ऑल्सो कॉज म्यूटेशन। फिर केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं, क्लियर, जैसे आजकल पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, तो पेस्टिसाइड्स, दीज कैन ऑल्सो कॉज म्यूटेशंस। क्लियर। इसके अलावा और भी कुछ केमिकल्स होते हैं दैट कैन कॉज म्यूटेशन। ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या क्या हो गए? एक तो वेरिएशन कैन अराइज ड्यू टू एरर ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, एंड वेरिएशन कैन ऑल्सो अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। अब क्या होता है? ओवर द टाइम ये म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती रहती हैं। ठीक है। तो फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन दीज म्यूटेशन दे गेट्स एक्यूमुलेटेड। क्लियर। एंड दिस कैन बी फेटल टू द ऑर्गेनिज्म। क्लियर। यूजली जो म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, वो साइलेंस्ड होती हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, ठीक है, वो रिसेसिव कंडीशंस में होती है। क्लियर। पर ओवर द टाइम क्या होता है? ये म्यूटेशंस एक्यूमुलेट करती रहती हैं, ठीक है, ठीक है, और फाइनली क्या होता है? आफ्टर द एक्यूमुलेशन दीज कैन शो सम फिनोटाइपिक इफेक्ट। ओके, क्लियर। तो अब आपको ये पता लग गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ठीक है, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है,
तो इनमें होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज के लेक्चर में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। क्लियर। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स हमने पढ़े थे, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजन के बारे में। क्लियर। तो फिजन होता है वो दो प्रकार का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड करता है, और मल्टी फिजन में क्या होता है, एक सेल जो है वो दो से ज्यादा सेल में डिवाइड हो सकता है। क्लियर। फिर हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा एक प्रकार की फिलामेंटस एल्गी है। और स्पाइरोगायरा में क्या होता है, या फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट डिवाइड्स इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट कैन गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर। तो जो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट बनते हैं, छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं, दैट कैन गिव राइज टू एंटायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसके बाद हमने बडिंग के बारे में पढ़ा था। तो बडिंग होता है हाइड्रा में। तो हाइड्रा में क्या होता है, स्मॉल बड प्रोड्यूस आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द पेरेंट, और लेटर ऑन क्या होता है, ये जो बड है ये ग्रो करती है एंड देन इट डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड अ न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड। ठीक है। इसके अलावा हमने रीजनरेशन के बारे में पढ़ा था। तो रीजनरेशन में क्या होता है, तो रीजनरेशन हमने किस में पढ़ा था, प्लेनेरिया में। तो प्लेनेरिया ऑल्सो शोज रीजनरेशन। तो यहां पे क्या होता है, आप प्लेनेरिया के किसी भी पार्ट को, बॉडी पार्ट को अगर काट दें, देन दैट पार्ट कैन अगेन फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लेनेरिया की बॉडी डिवाइडेड है इनटू हेड, बॉडी एंड टेल। तो अगर टेल से एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, बॉडी से एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है, हेड से एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है। क्लियर। सो प्लेनेरिया हैज द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो ह्यूमंस में सिर्फ एक ही ऑर्गन है जो रीजनरेट कर सकता है, वो होता है लिवर। क्लियर। तो लिवर हैज द कैपेसिटी टू रीजनरेट। क्लियर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इन प्लांट। तो प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। क्लियर। फिर हमने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा था, और हमने फिर स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन में हमने कुछ फंगस का एग्जांपल लिया था, जैसे कि राइजोपस। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने क्या पढ़ा था, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। यहाँ पे एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, a part of the plant such as stem, root or leaf, this can give rise to the entire organism। और यहाँ पे जो भी प्लांट्स बनेंगे, ठीक है, जो भी ऑफरिंग्स बनेंगे, दैट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। और इसकी क्या एडवांटेज थी, द कैरेक्टरिस्टिक आर मेंटेन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, सो देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, और जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें कैरेक्टर्स आर मेंटेन्ड। सो हाइब्रिड जो लाइंस होती है उसको मेंटेन करने के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यार इसके अलावा वो प्लांट्स या वो फ्रूट्स जिसमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता, दैट कैन ऑल्सो बी ग्रोन वेजिटेटिवली, जैसे कि बनाना हो गया। बनाना, ठीक है, को हम कैसे उसमें रिप्रोडक्शन करा सकते हैं, या हाउ कैन वी प्रोड्यूस मोर बनाना प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर। तो वो प्लांट जिसमें सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा हम न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्या होता है, मल्टीपल प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम प्लांट, दैट इज ऑल्सो द एडवांटेज। फिर हमने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा था। तो टिश्यू कल्चर क्या था, उसमें हम क्या करते हैं, तो सेल्स आर टेकन फ्रॉम द टिप्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का जो टिप रीजन्स होते हैं वहां से हम टिश्यू लेते हैं। अब टिप रीजन से क्यों टिश्यू लेते हैं, क्योंकि जो टिप रीजन्स होते हैं उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
मेरिस्टेमेटिक सेल्स, दे आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स and they have ability to divide and redivide. They divide और redivide कर सकते हैं and they can give rise to various plant tissues. Okay. और इस advantage क्या होता है? By taking the cells from the tip region. तो tip region जो होती है ये ज्यादातर disease free होती है. Clear? तो हम जो टिश्यू कल्चर से जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं दैट आर डिजीज फ्री. क्लियर? डिजीज फ्री क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो हम टिप रीजन से ले रहे हैं सेल्स, तो यहां पर इन्फेक्शन के चांसेस होने के बहुत कम होते हैं. और जो भी हम टिश्यू कल्चर का प्रोसेस करते हैं ये सारा हम स्टेराइल कंडीशन में करते हैं. क्लियर? और जो प्लांट मटेरियल भी हम यूज करते हैं उसको ही भी हम स्टेरलाइज करते हैं बिफोर यूजिंग इट. So that's why we can produce disease-free plant using tissue culture. And again, multiple plants can be produced by tissue culture. इसके बाद हमने स्पोर फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था. तो स्पोर फॉर्मेशन जैसे कि आपने देखा होगा फंगस में होता है. क्लियर? तो वहां पे ये जो स्पोर्स होते हैं these are produced in the reproductive structures that are known as sporangia. And sporangia is born on sporangiophore, which is the stalk. Clear? अब sporangia क्या होते हैं? Sporangia are the structures that synthesize and they release these spores. अब इस spore formation का क्या advantage है? ठीक है, तो क्या होता है? spores जो है वो बहुत ही large number में produce होते हैं. Clear? इसकी वजह से multiple offerings are produced. और ये जो spores होते हैं they can tolerate very harsh conditions because they have very thick coating around them. Clear? बहुत ही thick cell wall होती है इनके around. So they can survive in very harsh condition. उसके अलावा जो spores होते हैं they are very lightweight so they can travel long distances and they can occupy various habitats. Clear? And this reduces the competition also क्योंकि they can travel long distances and they can occupy various habitats. Clear? ठीक है, तो इससे कंपटीशन भी रिड्यूस होता है. अगर बहुत ही पास अगर स्पोर्स अगर गिरते हैं, अगर लैंड करते हैं तो ऑब्वियसली द कंपटीशन विल बी वेरी हाई क्योंकि रिसोर्सेज वहां पे लिमिटेड होंगे. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन. तो ये जो तीनों मेथड्स हमने बताए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी, टिश्यू कल्चर और स्पोर फॉर्मेशन, ये भी एक प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? तो इस टॉपिक को पहले ही मैं आपको इंट्रोड्यूस करा चुका हूं. दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है. क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? तो सबसे पहले तो इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. क्लियर? यानी कि इसमें बाय पेरेंटल कंडीशन होती है. अभी जो दो पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट होता है मेल पेरेंट, दूसरा होता है फीमेल. अब ये जो दोनों पेरेंट्स हैं ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. तो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? गैमीट फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं हम गैमीटोजेनेसिस. तो मेल में अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो मेल में गैमीट्स का नाम क्या होता है? स्पर्म. और फीमेल गैमीट होता है एग या ओवम. अब दो प्रकार के गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स. तो एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? फर्टिलाइजेशन. फिर क्या होता है? ये जो गैमीट्स आपस में फ्यूज करके बनाते हैं डिप्लॉयड जाइगोट. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हो रहा है. तो पहले ठीक है हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ये हैप्लॉइड गैमीट्स, ठीक है, हैप्लॉइड मतलब इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है. क्लियर? ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं. तो डिप्लॉयड जाइगोट में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है. सो दिस इज हाउ द क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड ड्यू टू मियोसिस. तो मियोसिस से क्या होता है? गैमीट्स बनते हैं. क्लियर? गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड, ये आपस में फ्यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिससे बनता है जाइगोट. अभी जाइगोट जो है इसमें जो हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स है, ठीक है, या हाफ ऑफ द क्रोमोसोम सेट आ रहा है, या एक क्रोमोसोम सेट आ रहा है फादर से और दूसरा क्रोमोसोम सेट आ रहा है मदर से.
ठीक है, तभी हो जाता है ये डिप्लॉयड। एंड दिस इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ वेरिएशन, द न्यू कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जाइगोट में। ठीक है, इसके अलावा जो गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स कैसे बनते हैं? मियोसिस से। अब मियोसिस के दौरान क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। तो इसकी वजह से क्या होता है? देयर इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, so this also causes variation। क्लियर? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज ये है कि इट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन, एंड वेरिएशन दे एक्यूमुलेट ओवर टाइम एंड लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीशीज। तो एवोल्यूशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और वेरिएशन की वजह से क्या होता है? द स्पीशीज और द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनिज्म, दे कैन ओके अडेप्ट टू दी चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो वेरिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज क्या था? कि वहां पे देयर इज नो वेरिएशन एंड द ऑफरिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड दैट कैन नॉट अडेप्ट टू दी चेंजिंग इन्वायरमेंट। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होती है, so this can lead to evolution of a new species also। clear? And the organisms which are produced, they can adapt better to the changing environment। क्लियर? ठीक है, तो इस लेक्चर की अब हम शुरुआत करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है? नाउ वी आर ऑल्सो फेमिलियर विद द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डिपेंड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। क्लियर? तो यहाँ पे क्या वो बता रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक प्रकार की रिप्रोडक्शन होती है जहां पे दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। तो दूसरे प्रकार की रिप्रोडक्शन होती है जहां पे दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ऑफरिंग्स बनते हैं। अ न्यू जनरेशन इज क्रिएटेड बाय टू इंडिविजुअल्स, वन इंडिविजुअल इज मेल, अनदर इंडिविजुअल इज फीमेल। उदाहरण के तौर पे आप ले सकते हैं, जो बुल्स होते हैं, दे अलोन कैन नॉट प्रोड्यूस द न्यू calves। क्लियर? नॉर कैन हेंस अलोन दे कैन प्रोड्यूस द न्यू चिक्स। ठीक है, तो calves प्रोड्यूस करने के लिए दो और मेल एंड फीमेल बुल चाहिए। वैसे ही चिक्स प्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल हैन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं। नाउ इन सच केसेस both the sexes, male and the female, are needed to produce the new generations। तो यहाँ पे दो sexes, male and female, involved होते हैं। Now, what is the significance of this sexual mode of reproduction? Clear? तो इसकी significance के बारे में भी हम पढ़ेंगे। And are there any limitations of this asexual mode of reproduction, which we have been discussing? तो asexual reproduction की limitation क्या क्या होती हैं? ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सो देयर इज नो जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोजेनी बनती है, जो भी ऑफरिंग्स बनते हैं या जो भी डॉटर सेल्स बनते हैं, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। सो देयर इज नो वेरिएशन। अगर कोई भी वेरिएशन नहीं होती, सो देयर विल बी नो जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, क्लियर, दैट will be less adaptable, that will show less adaptability to the changing environment। ठीक है, and they will also show higher disease risk। क्लियर? तो वेरिएशन जो है that also helps in preventing lot of diseases also। क्लियर? तो जो asexual reproduction है, उससे जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी, that will be less adaptable, that won't be able to adapt to the changing environment। क्लियर? and there will be no genetic diversity। ठीक है, फिर क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? हमने क्या बताया था वहां पे? वेरिएशन कैसे आ सकती है? ड्यू टू म्यूटेशन ऑल्सो एंड ड्यू टू एरर ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। तो ये जो म्यूटेशन है, दे कैन एक्यूमुलेट ओवर द टाइम, दे कैन बिल्ड अप ओवर द टाइम। क्लियर? एंड दिस कैन बी हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लियर? फिर देयर इज वेरी स्लो एवोल्यूशन।
तो यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। वेरिएशन की वजह से ही एवोल्यूशन होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एवोल्यूशन होने के चांसेस बहुत ही कम है, या देयर विल बी वेरी स्लो एवोल्यूशन. So these are the limitation of the asexual reproduction. First, there is no genetic diversity. Second, the mutations can accumulate. Okay, they can build up over the generations and which can be harmful to the organisms, okay, or the species. Then there is very slow evolution. Clear? And the organisms which are produced that won't be able to adapt to the changing environment. And there is higher disease risk also. And what can happen? Entire species can be wiped out due to a single disease. Agar variation hoti hai, so okay, there are chances that a gene is present that is resistant to that disease. So entire species can be wiped out if there is no variation. Clear? Variation की वजह से ही न्यू कैरेक्टर्स आते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर हम ले बैक्टीरिया की अगर कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, अब क्या हो रहा है, समटाइम्स देयर इज सम वेरिएशन इन दैट पॉपुलेशन. क्लियर? अब उस वेरिएशन की वजह से क्या हुआ, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स आ गया. कुछ बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स आ गया ड्यू टू म्यूटेशन. अब क्या हुआ, इफ देयर इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट, तो क्या हुआ, अगर हमने उसमें एंटीबायोटिक डाल दी, क्लियर, अब सारे बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, पर कुछ बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है. अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैसे आया, ड्यू टू म्यूटेशन. तो म्यूटेशन वाज द सोर्स ऑफ वेरिएशन हियर. ठीक है, क्लियर? अब ये जो बैक्टीरिया है जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, दैट विल डिवाइड और उनका नंबर इंक्रीज होगा. क्लियर? और जो बाकी के बैक्टीरिया है दैट वोंट सरवाइव. ठीक है, तो आपने देखा म्यूटेशन की वजह से या वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे देयर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज. क्लियर? नहीं तो एंटायर बैक्टीरियल स्पीशीज कैन बी वाइप्ड आउट. पर यहां पे क्या हुआ, एक न्यू ट्रेट आया, यहां पे न्यू कैरेक्टर आया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से कुछ जो बैक्टीरिया थे वो सरवाइव कर सके. So sometimes variations, these are very important. So this is an example showing you the importance of the variation. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस आते हैं. क्लियर? तो दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, इट इज द सोर्स ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे आती है, ड्यू टू ओके वेरिएशंस. वेरिएशन की वजह से क्या होता है, देयर इज एवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीशीज. और जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं. क्लियर? दो पेरेंट्स हैं, वो गैमीट्स, दो गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. गैमीट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मियोसिस से. मियोसिस में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर. अब रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. क्लियर? सो दिस इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन. इसके अलावा जो जाइगोट होता है उसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आ रहा है फादर से, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आ रहा है मदर से, तो न्यू कॉम्बिनेशंस बन गए जाइगोट में. तो दिस इज ऑल्सो सोर्स ऑफ वेरिएशन. तो सिग्निफिकेंस क्या लिखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी. क्लियर? एंड द progeny which is produced, it can adapt to the changing environment. Clear? It leads to evolution. So these are the importance or these are the significance of the sexual mode of reproduction. Now, the creation of two new cells from one involves copying of the DNA as well as of the cellular apparatus. तो उसके बारे में हमने पढ़ा था, जब भी एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है तो क्या होता है वहां पे, एक तो डीएनए की कॉपिंग होती है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, और इसके अलावा जो सेलुलर एपरेटस होता है, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनल्स हो गए, वो भी डिवाइड करते हैं. क्लियर? और जो दो सेल्स डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें
जो सेलुलर एपरेटस है और जो डीएनए है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। क्लियर? नाउ डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म, as we have noted, cannot be absolutely accurate, and the resultant errors are a source of variation in the population of the organism. तो हमने ये भी पढ़ा था, जो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। तो ये भी एक प्रकार का बायोकेमिकल रिएक्शन है, और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो एक्यूरेट नहीं होता। क्लियर? तो डीएनए जो रेप्लिकेशन है ये भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता। सो समटाइम देयर कैन बी एरर्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। तो क्या होता है, समटाइम्स रॉन्ग बेस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, जिसकी वजह से ओके देयर कैन बी अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, एक बेस पेयर में चेंज हो जाता है। क्लियर? दीज आर ड्यू टू द एरर्स during the replication, and this is the source of variation in population of the organisms. Clear? Now every individual organisms cannot be protected by variations, but in a population variations are useful for ensuring the survival of the species. तो कोई भी organism है, okay, it cannot be protected by variation, मतलब कि उसमें variation ठीक है होएगी ही होएगी, क्योंकि कोई भी जो बायोकेमिकल रिएक्शन है दैट इज नॉट एक्यूरेट। तो दिस लीड्स टू द वेरिएशन, जैसे कि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म है दैट इज नॉट एक्यूरेट, समटाइम अ रॉन्ग बेस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है, एवरी इंडिविजुअल, इट कैनॉट बी प्रोटेक्टेड बाय द वेरिएशन, ऑल्दो जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स भी होते हैं, ठीक है, so sometimes the DNA repair mechanism is also not accurate. Clear? तो एक एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो समटाइम ये एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड या रॉन्ग बेस इनकॉर्पोरेट करता है। क्लियर? पर क्या होता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी होता है, तो उसमें क्या होता है, ये जो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स जो इनकॉर्पोरेट हो गए, जो रॉन्ग बेस इनकॉर्पोरेट हो गए, ठीक है, दैट आर करेक्टेड, तो उसकी जगह रॉन्ग बेस की जगह फिर करेक्ट बेस ऐड होता है। पर समटाइम्स व्हाट हैपेंस, ये जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है दैट इज आल्सो नॉट एक्यूरेट, क्लियर, जिसकी वजह से वो जो रॉन्ग बेस है वहां पे इनकॉर्पोरेटेड ही रह जाता है। ठीक है, तो दिस लीड्स टू द वेरिएशन। क्लियर? पर जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था बैक्टीरियल पॉपुलेशन का, वहां पे ड्यू टू म्यूटेशन आप कह लीजिए, या ड्यू टू एरर्स ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन, देयर वाज वेरिएशन दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और जैसे ही हमने उसे जो बैक्टीरियल जो पॉपुलेशन था उसको अगर हमने एंटीबायोटिक मीडियम में रख दिया, तो क्या हुआ, सारे बैक्टीरिया तो मर जाएंगे, पर वो बैक्टीरिया जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है दैट विल सर्वाइव। So that's why variations are useful for ensuring the survival of the species. Clear? इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं पेपर मॉथ का। तो जो पेपर मॉथ होता है इसका साइंटिफिक नेम होता है बेट्यूलेरिया। ठीक है, तो पेपर मॉथ में क्या होता है, ये दो वेरिएंट्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है लाइट वेरिएंट और दूसरा होता है डार्क वेरिएंट। क्लियर? तो क्या हुआ था ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो वहां पे क्या हुआ था, देयर वाज लॉट ऑफ स्मोक, ओके, या आप स्मॉग बोल सकते हैं, ठीक है, दैट वर रिलीज इन द इन्वायरमेंट। अब ये जो स्मोक है दैट कवर्ड द ट्रीज। क्लियर? तो ट्रीज जो प्लांट्स की जो ट्रीज की जो ट्रंक थी, ठीक है, वो जो ट्रंक थी वो भी ब्लैक हो गई। तो इससे क्या हुआ, जो ब्लैक कलर जो पेपर मॉथ थे, ठीक है, दैट वाज नॉट ओके, वो एक तरीके से वो कैमोफ्लेज हो गए, तो दैट वाज नॉट डिटेक्टेड बाय द प्रेडेटर्स। क्लियर? और लाइट कलर के जो मॉथ थे दे वर इजिली डिटेक्टेड, तो लाइट कलर मॉथ की पॉपुलेशन होनी शुरू हो गई कम, और जो ब्लैक कलर मॉथ थे उनकी पॉपुलेशन में राइज होने लगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन। तो वेरिएशन की वजह से क्या हुआ,
दो प्रकार के पेपर मॉथ वहां पे बने, प्रोड्यूस हुए, ठीक है, एक तो लाइट कलर, एक तो डार्क कलर। क्लियर? तो डार्क कलर क्यों सरवाइव कर पाए? बिकॉज दे वर एबल टू कैमोफ्लेज, दे वर नॉट इजिली डिटेक्टेड बाय द प्रीडेटर्स। क्लियर? तो पेपर मॉथ जो होता है, जिसका मैंने आपको साइंटिफिक नेम बताया, बिस्टॉन बेट्यूलेरिया, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पेपर मॉथ। क्लियर? So that's why variation is very important for the survival of the species. Now, it would therefore make sense if organism came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. Clear? So obviously it would make sense, ठीक है, if organisms they undergo sexual reproduction, क्योंकि sexual reproduction से क्या हो रहा है, variations आ रही हैं, and variations is helping in the evolution, okay, of the species. इसके अलावा variations are helping the progeny to adapt to the changing environment, and it is also helping in the survival of the species. Now, while DNA copying mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. ठीक है, तो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म हमने देखा था, ये एक्यूरेट नहीं है। क्लियर? और डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी होते हैं जो कि इन एरर्स को ठीक करते हैं। क्लियर? सो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है, ये जो वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, दे आर फेयरली स्लोड डाउन। तो वेरिएशन जो होती है, इनका रेट ज्यादातर हाई नहीं होता, ये बहुत ही स्लो रेट से होती हैं वेरिएशंस। क्लियर? क्योंकि हमारे पास डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। इस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से, ठीक है, ये जो रॉन्ग बेस इनकॉर्पोरेट हुआ है, उसकी जगह वो करेक्ट बेस इनकॉर्पोरेट कर देता है, जिसकी वजह से द रेट ऑफ वेरिएशन, ओके, इज फेयरली स्लो प्रोसेस। क्लियर? आगे चलते हैं। Now, if the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die. Clear? तो अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, या वेरिएशन का रेट या म्यूटेशन का रेट बहुत ज्यादा होता है, तो क्या होता है, जो भी रिजल्टेंट डीएनए कॉपीज बनेंगी, ठीक है, दैट वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर apparatus. Clear? And the cell would die. That's why the rate of variation should be less. So how can the process of making variants be speeded up? Clear? तो वेरिएशन जो है वो बहुत ही स्लो रेट से होती है नेचुरली, ठीक है, बिकॉज वी हैव डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। तो हम वेरिएशन के रेट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द वेरिएंट्स be speeded up? Now, each new variation is made in the DNA copy that already has variations accumulated from the previous generation. तो ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि जो वेरिएशंस जो हैं, they accumulate, they build up over the time, ठीक है, they build up from next generation to the another generation. तो क्या हुआ, एक जनरेशन में कुछ वेरिएशन आई, ठीक है, ये वेरिएशन is carried to the next generation. अब नेक्स्ट जनरेशन में भी कुछ वेरिएशन हुई, एंड दिस वेरिएशन ऑल्सो, ओके, इज कैरिड टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर? तो ऐसे जितनी भी वेरिएशंस हैं, दीज आर कैरिड टू द नेक्स्ट जनरेशन, मींस दे एक्यूमुलेट ओवर द जनरेशंस। क्लियर? तो वही लिखा है यहाँ पे, ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन द डीएनए कॉपी दैट ऑलरेडी हैज वेरिएशंस। तो वेरिएशंस तो पहले से ही प्रेजेंट हैं, ठीक है, और भी वेरिएशंस हो रही हैं, and these variations they accumulate over the generations. Now, thus two different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations. तो दो जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, in a population, in a single population, that can show, okay, different patterns of variation, ठीक है, उनमें, ठीक है, there will be different patterns of the accumulated variations.
क्लियर? वो दोनों इंडिविजुअल हैं, वो आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, किसी दूसरे प्रकार की वेरिएशंस हो रही है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में किसी दूसरे प्रकार की वेरिएशंस हो रही हैं, ठीक है, और ये वेरिएशंस ओवर द जनरेशन एक्यूमुलेट होती रहती हैं, ठीक है, क्लियर? सो बोथ द इंडिविजुअल दे वुड show different patterns of accumulated variation, so they won't be identical to each other. Okay, now since all of these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी जो ये वेरिएशंस होती हैं, दीज आर साइलेंट. ये म्यूटेशंस भी होती हैं, दीज आर साइलेंट म्यूटेशन, ये एक्सप्रेस नहीं होती हैं. क्लियर? ठीक है, तो ये फिनोटाइप शो नहीं करती हैं, यानी कि ये एक्सप्रेस नहीं होती हैं. एंड मोस्ट ऑफ दी म्यूटेशंस की अगर हम भी बात करें, म्यूटेशंस आर आल्सो रिसेसिव, ये रिसेसिव फॉर्म में होती हैं, और जो इनका डोमिनेंट जो अलील होता है वो इन रिसेसिव अलील्स के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है. क्लियर? So since all these variations are in the living individuals, it is assured that they do not have really bad effects. So ये जो variations होती हैं, ठीक है, ये accumulate तो होती हैं, but they do not have any bad effects on the living organism. Clear? Now combining variations from two or more individuals would thus create new combination of the variants. तो अब आपने देखा दो individuals हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग प्रकार की वेरिएशंस हैं, यानी कि वो आइडेंटिकल नहीं है. अगर आप इन दोनों इंडिविजुअल्स को कंबाइन कर दें, या दोनों इंडिविजुअल्स के अगर आप जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन कर दें, देन यू कैन क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएंट्स. क्लियर? दैट्स व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन, बिकॉज टू इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्वड हियर. क्लियर? तो दो इंडिविजुअल्स के जेनेटिक मटेरियल आर कंबाइंड in the sexual reproduction. So this is the source of the variation. Now each combination would be novel since it would involve two different individuals. ठीक है, तो दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, तो जो भी प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी यूनिक. ठीक है, वो यूनिक होगी, दैट वोंट बी आइडेंटिकल to themselves also and they won't be identical to the parent also. यहाँ पे यूनिक सेल्स आर प्रोड्यूस. तो म्योसिस से, म्योसिस भी आपने पढ़ा होगा, उससे एंड में 4 यूनिक सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. क्लियर? ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी म्योसिस होती है, और म्योसिस में क्या होती है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर. क्लियर? जिसकी वजह से होती है वेरिएशन एंड यूनिक इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड. Now, the sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during the reproduction. तो sexual reproduction में क्या होता है? बाइपेरेंटल कंडीशन होती है, यानी कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल इज कंबाइंड. तो जो जाइगोट होता है विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट्स, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? फर्टिलाइजेशन. क्लियर? तो इसमें क्या होता है? जाइगोट में एक क्रोमोसोम सेट आता है फादर से, दूसरा क्रोमोसोम सेट आता है मदर से. क्लियर? सो देयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए. तो यहां पे लिखा है प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन. सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं. नाउ if each new generation is to be combined of the DNA copies, if each new generation is to be the combination of the DNA copies from two pre-existing individuals, then each new generation will end up having twice the amount of the DNA that the previous generation had. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो जो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों इंडिविजुअल्स के डीएनए को हम कंबाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रोजेनी में या तो डॉटर सेल्स में ये क्या कह रहे हैं? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी प्रेजेंट. क्लियर? तो दिस कैन क्रिएट द प्रॉब्लम्स. क्लियर? सो दिस इज लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर apparatus
बाय द डीएनए। क्लियर? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है, जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड। सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस व्हिच इज नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन। तो गैमीट्स जो होते हैं उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, उसमें सिर्फ एक क्रोमोसोम सेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब दोनों गैमीट्स कंबाइन करते हैं तो जाइगोट में, ठीक है, two sets of chromosome are present, one from the father, one from the mother. So this restores the what? The chromosome number. This maintain the chromosome number. Clear? So this is the solution of this problem. Production of the gametes, which are haploid. Clear? So how many ways can we think of solving this? तो पहला है gamete formation. Gamete formation can solve this problem because gametes are haploid. Now we have seen earlier that as organisms become more complex, the specialization of tissue increases. तो ये भी आपको पता है, जो multicellular organisms होते हैं, they have different tissues, that perform specific functions. Whereas unicellular organisms जो होते हैं, इसमें a single cell is performing all the vital functions which are important for the survival of the organisms. ठीक है, तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, जैसे कि ह्यूमंस, वहां पे कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि जर्मिनल सेल्स, या जिसको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं. दीज सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट्स. क्लियर? तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट टिश्यूज आर प्रेजेंट दैट परफॉर्म दी स्पेसिफिक फंक्शंस. क्लियर? जैसे मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में किस किस प्रकार के टिश्यू हो गए? नर्वस टिश्यू हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गए, ठीक है, क्लियर, एपिथेलियल टिश्यूज हो गए. तो अब सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें तो वन सॉल्यूशन दैट मेनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन अबव इज टू हैव special lineages of the cells in specialized organs in which only half the number of chromosome and half the amount of DNA is compared to the non-reproductive body cells. तो ये किस सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये बात कर रहे हैं कुछ ऐसे सेल्स होने चाहिए जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स. तो दूसरे सेल्स होंगे वो होंगे डिप्लॉयड, पर ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे जिसको हम बोलते हैं जर्म सेल्स, ओके, या जिसको हम बोलते हैं गैमीट्स, गैमीट्स होंगे हैप्लॉइड. क्लियर? तो स्पेशल सेल्स शुड बी देयर, ओके, विच परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. क्लियर? Now this is achieved by the process of cell division called the meiosis. तो meiosis आपको पता है, it is known as the reductional division. meiosis में क्या होता है? The chromosome number is reduced to the half. और meiosis के दौरान क्या होता है? There is the separation of the chromosome during the anaphase. Anaphase 1 के दौरान there is the separation of the chromosome which leads to the reduction in the chromosome number. तो मियोसिस से जो भी सेल्स प्रोड्यूस होंगे, एक तो वो यूनिक होंगे और वो होंगे हैप्लॉइड, यानी कि उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट. तो पेरेंट सेल अगर डिप्लॉयड होगा तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे यहाँ पे दैट विल बी हैप्लॉइड. अगर पेरेंट में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स में होंगे 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, सो दिस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ doubling of the DNA. Clear? So specialization of the tissues should be there. Clear? Specific tissues should perform specific functions, specific. Clear? Now, thus, when these germ cells from two individuals combine during sexual reproduction to form new individuals, it results in re-establishment of a number of the chromosome and the DNA content in the new generation. ठीक है, तो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं. जब हम दो गैमीट्स को कंबाइन करते हैं, तो जैसे कि ह्यूमन के केस में ले लीजिए, ठीक है, मेल गैमीट जिसको बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमीट जो हो गया एग, तो ये दोनों होते हैं हैप्लॉइड. अब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और जो जाइगोट बनता है उसमें
diploid condition is restored. Clear? So there is the re-establishment of the number of the chromosomes and the DNA content. Clear? So a diploid zygote is produced by the fusion of the two haploid gametes. Now, if the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this. ठीक है, अभी जो zygote होता है, ठीक है, ये आगे चल के ये डिवाइड करता है, ये डिफरेंशिएट करता है टू फॉर्म द एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो से एक एंटायर ऑर्गेनिज्म बनता है. क्लियर? अब zygote जो है, in order to develop into the new organism, this require words, this requires differentiation. तो differentiation यहाँ पे होनी बहुत जरूरी है, और differentiation के बाद क्या होता है, the cells they start performing specific function. So the zygote should differentiate, okay, and it should have highly specialized tissue. Highly specialized tissue मतलब these tissue will perform these specific functions. जैसे कि nervous tissue हो गए, ठीक है, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करेंगे. कनेक्टिव टिश्यू हो गए, ठीक है, ये सारे मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे. क्लियर? तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स शुड बी प्रेजेंट, ओके, एज वेल एज sufficient amount of energy should also be present so that the zygote can develop into the new organism. Clear? So differentiation is very important here. तो zygote divide करता है, आपको पता है, ठीक है. फिर वो बनाता है एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो क्या बनाता है, फीटस. तो क्या होता है, एम्ब्रियो में डिफरेंशिएशन होती रहती है, तो लॉट ऑफ ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड. क्लियर? एंड द स्पेसिफिक टिश्यूज दे स्टार्ट परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस. क्लियर? नाउ इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स it is seen that the two germ cells are not very identical from one another or may even be similar. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, या जो उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है. तो उनमें क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए क्लोमाइडोमोनास. तो क्लोमाइडोमोनास में जो भी गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं दैट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. क्लियर? तो इसको बोलते हैं आइसोगैमस कंडीशन. आइसोगैमस होते हैं या आइसोगैमीट्स क्या होते हैं, तो दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज. तो यही वही लिखा है यहाँ पे, इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स इट इज सीन दैट द जर्म सेल्स और द गैमीट्स they are not very different from one another, means they are similar to each other. Clear? So they are similar in the size and the shape. तो इन gametes को बोलते हैं isogametes. So isogametes are gametes that are similar in shape and the size. जैसे कि क्लोमाइडोमोनास में होता है, ठीक है. पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गए, इसमें एन आइसोगैमस कंडीशन होती है, यानी कि जो दो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर not identical or they differ in their size and the shape. तो आपने देखा होगा जो मेल गैमीट होता है स्पर्म, that is very small and it is motile, और जो फीमेल गैमीट होता है that is large and that is non-motile. So these are anisogamy. This is known as anisogamy, and these gametes are anisogamous gametes, means they are not similar in shape and the size. Now, one germ cell is large and contains the food stores, while the other is small and likely to be motile. उसका एग्जाम्पल हमने लिया ह्यूमंस का, तो वहां पे जो एग सेल होता है, जो ओवम होता है, दैट इज लार्ज एंड दैट कंटेन्स द फूड स्टोर ऑल्सो. क्लियर? वाइल जो दूसरा गैमीट होता है जो कि स्पर्म हो गया, दैट इज स्मॉलर ऑल्सो एंड दैट इज मोटाइल ऑल्सो. अब स्पर्म की मोटिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फॉर द फर्टिलाइजेशन. क्लियर? तो एग जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, तो स्पर्म हैज टू स्विम एंड इट रीचेस द एग सेल एंड देन द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. क्लियर? अब आगे चलते हैं. नाउ कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज नोन एज द मेल गैमीट and the germ cell containing the stored food, this is called as the female gamete.
तो इन जनरल क्या होता है, जो मोटाइल जो गैमीट होता है या मोटाइल जर्म सेल है उसको बोलते हैं मेल गैमीट, और जो germ cell है that is large and that contain the stored food material that is known as the female gamete. क्लियर? जैसे एग्जांपल लिया हमने ह्यूमंस का, जो स्पर्म होता है that is motile, that is known as the male gamete, और जो फीमेल गैमीट क्या होता है ह्यूमंस में, egg that is large and stores the food. Now we shall see in next few sections how the need to create these two different types of gamete give rise to differences in the male and the female reproductive organs, and in some cases differences in the bodies of the male and the female organism. ठीक है? तो जो हमारा आगे का लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस gametes, clear, and how these gametes give rise to differences in the male and the female reproductive organ, and how they causes differences in the bodies of the male and the female organism. ठीक है? तो आपको पता होगा, ठीक है, मेल और जो फीमेल होते हैं दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें तो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ द टेस्टिस. इसके अलावा एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. फीमेल्स में भी अ पेयर ऑफ ओवरीज इज प्रेजेंट, देन सम एसेसरी डक्ट्स आर प्रेजेंट एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज प्रेजेंट. क्लियर? उसके अलावा मेल और फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं. So these differences arise due to the hormones. These hormones, these are involved in the development of the secondary sexual characteristic. और gametes का क्या importance होता है इसमें? So gametes में sex chromosomes present होते हैं. तो humans की अगर हम बात करें तो humans में दो प्रकार के chromosomes होते हैं, autosomes होते हैं और दूसरे होते हैं sex chromosome. ठीक है? तो 46 chromosomes होते हैं human में, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं ऑफ क्रोमोसोम्स. उसमें से 22 पेयर्स होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं, ठीक है, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का. तो मेल्स में क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं मेल्स, और फीमेल्स होती हैं एक्स एक्स, यानी कि फीमेल कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, वेयरएज मेल्स कंसिस्ट ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम. तो जो गैमीट्स होते हैं, ठीक है, मेल जो होता है, मेल दो प्रकार के गैमीट्स प्रोड्यूस करता है. तो हाफ ऑफ द गैमीट्स होंगे मेल्स में, उसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, और जो हाफ ऑफ द गैमीट्स होंगे मेल में, उनमें वाई क्रोमोसोम होगा. तो मेल जो है वो दो प्रकार के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है? तो दे आर हेट्रोगैमस. इसको हम हेट्रोगैमिटी भी बोल सकते हैं. क्लियर? हेट्रो मींस डिफरेंट, यानी कि टू काइंड्स ऑफ गैमीट्स आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड हियर इन द मेल्स. ठीक है? तो 50% गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% गैमीट में होगा वाई क्रोमोसोम. फीमेल्स शो होमोगैमेटी, यानी कि दे प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ गैमीट्स. तो फीमेल्स में जितने भी 100% गैमीट्स में, यानी कि जो सारे गैमीट्स में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होगा. ठीक है? सो दिस इज हाउ गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द डिफरेंसेस इन द बॉडीज ऑफ द मेल एंड द फीमेल ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में. तो अगर एक्स वाई अगर होगा जाइगोट में, तो वो जो जाइगोट है वो मेल में डेवलप करेगा और उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा. क्लियर? इसके अलावा अगर जो जाइगोट है उसमें अगर एक्स एक्स होता है, तो दैट जाइगोट विल डेवलप इनटू फीमेल. क्लियर? ठीक है? क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and what are the limitation of the asexual reproduction. So sexual reproduction क्यों important है? Because it is the source of variation, and variation is very important for the survival of the species. इस पे आप बैक्टीरियल पॉपुलेशन का एग्जांपल दे सकते हैं. ठीक है? जिसमें बिकॉज ऑफ वेरिएशन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक कैरेक्टर आ गया था. इसके अलावा पेपर मॉथ का एग्जांपल भी दे सकते हैं. क्लियर? पेपर मॉथ के दो वेरिएंट्स में एग्जिस्ट करता है. ठीक है? दो कलर्ड वेरिएंट्स हैं उसमें, एक वेरिएंट था लाइट और दूसरा था डार्क कलर्ड. क्लियर? पेपर मॉथ, जिसका साइंटिफिक नेम है बिस्टॉन बेट्यूलेरिया. क्लियर? इसका उदाहरण हम दे सकते हैं.
how variations are important for the survival of the species. ठीक है, क्लियर? सो पेपर मॉथ में आप बता सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड व्हाट हैपेंड, जो स्मोक था दैट कवर्ड दी ट्रीज, और जो ट्री के जो ट्रंक्स थे दे बिकम ब्लैक, तो जो डार्क कलर जो वेरिएंट था पेपर मॉथ का दैट वाज एबल टू सर्वाइव बिकॉज इट वाज नॉट डिटेक्टेड बाय द प्रीडेटर्स। क्लियर? तो डार्क कलर्ड मॉथ की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी और जो लाइट कलर मॉथ थे, ठीक है, दे वर इजिली डिटेक्टेड बाय द प्रीडेटर्स। क्लियर? सो दे वर टारगेटेड बाय द प्रीडेटर्स, तो उनकी पॉपुलेशन कम होने लग गई। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है? इट लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जो भी यहाँ पे प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है दैट कैन अडेप्ट बेटर टू द चेंजिंग environment. Clear? And sexual reproduction also leads to evolution of the new species because it leads to variation, and variation accumulates over the time and it can lead to the evolution of the new species. Okay, so this is the significance of the sexual reproduction. अब sexual reproduction में variations के sources क्या क्या होते हैं? तो पहला तो होता है meiosis, जो कि gamete formation में involved होता है। तो मियोसिस के दौरान क्या होता है? देयर इज रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, यानी कि देयर इज द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सो दिस इज सोर्स ऑफ वेरिएशन। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो जो भी जाइगोट बनता है विच इज फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमीट्स, ठीक है, तो जाइगोट में न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड बिकॉज हाफ, तो एक क्रोमोसोम सेट आ रहा है फादर से, एक क्रोमोसोम सेट आ रहा है मदर से। ठीक है, so that's why sexual reproduction is very important because it leads to variation. Asexual reproduction की limitation क्या क्या थी? So there is no variation, so it doesn't lead to any genetic diversity. Clear? और जो भी यहाँ पे progeny produce होती है that show less adaptability and higher disease risk. Clear? So this is the limitation of the asexual reproduction. And there is very slow evolution in case of asexual reproduction because there is no variation. ठीक है, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो गए? तो पहला तो हो गया बाय पेरेंटल कंडीशन इज प्रेजेंट है, यानी कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर इट इन्वॉल्व्स गेमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द गेमीट्स, और इट आल्सो इन्वॉल्व्स द फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ द टू गेमीट्स। क्लियर? इट लीड्स टू वेरिएशन which can lead to evolution of the new species. It leads to genetic diversity. Clear? तो इसी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपको काफी नॉलेजेबल लगा होगा। ठीक है, और आप हमसे जुड़े रहिए। हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।